हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। पिछली क्लास में हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा था और आज डिटर्मिनेंट के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। तो उन क्वेश्चंस को लगाने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है, आपको पीछे बोर्ड पे कुछ चीज़ें लिखी हुई दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले इस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस लगाने से पहले ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और प्रॉपर्टी भी याद होनी चाहिए कि आप कौन कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट में क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है वो लिखा है आर आई टू डिनोट ith रो। मतलब जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको यहाँ पे आर आई जो है वो, सपोज करिए आपने एक 3x3 का डिटर्मिनेंट लिया है। सपोज करिए आपने एक 3x3 का डिटर्मिनेंट लिया है, 3x3 का डिटर्मिनेंट लिया है। तो आर आई क्या डिनोट कर रहा है, ith रो। ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। तो आपने सपोज करिए R1 रो लिया है, तो मतलब आप आर आई की जगह क्या लिख देंगे, R1, आर आई टू डिनोट दी ith रो, जो भी आप रो कंसिडर करेंगे वो। आगे क्या है, आर आई इंटरचेंज आर जे टू डिनोट, मतलब ये चीज जो है ये क्या डिनोट कर रही है, टू डिनोट इंटरचेंजिंग ऑफ ith एंड jth रो। कहने का मतलब क्या है, एग्जाम्पल से देखिए। जैसे आपका ये 3x3 का एक डिटर्मिनेंट है, ये 3x3 का एक डिटर्मिनेंट है, इसी को हमें इंटरचेंज करना है, इसी को इंटरचेंज करना है। आपको आर आई को चेंज करना है आर जे में। अब आर आई आर जे मतलब सपोज करिए आपने R1 और R2 को लिया, R1 और R2 को लिया, ये R1 है, ये R2 है। आपको इंटरचेंज करना है R1 को, ये क्या है R2, आपको इंटरचेंज करना है। R1 को उठा के R2 के प्लेस पे रखना है और R2 को उठा के R1 के प्लेस पे रखना है। तो ये जो डिनोट कर रहा है, ये यही बात डिनोट कर रहा है कि आप किसी कॉलम या रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। इस पे आपको पीछे प्रॉपर्टी भी पढ़ाई गई, क्वेश्चन में जब आएगा तो इसका अगर इसकी जरूरत पड़ेगी तो इसको अप्लाई भी करेंगे। ठीक, देखिए तो ये चीज क्या डिनोट कर रही है, ये इस बात को डिनोट कर रही है कि आप आर आई रो को आर जे रो से इंटरचेंज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, आर आई टेंस टू आर आई प्लस लैम्डा आर जे। कहने का मतलब ये, सॉरी टेंस टू ने चेंजेस टू, आर आई चेंजेस टू आर आई प्लस लैम्डा आर जे। कहने का मतलब क्या है कि किसी एक रो में आप कुछ चेंजिंग कर रहे हैं, और चेंजिंग कैसी है कि उस रो में ऐड कर रहे हैं कोई रो, उसमें लैम्डा का मल्टीप्लाई करके। समझ में आया। अब देखिए आगे क्या लिखा है, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो लिखा हुआ है, ये क्या डिनोट कर रहा है, टू डिनोट द एडिशन ऑफ लैम्डा टाइम्स, एडिशन ऑफ लैम्डा टाइम्स the element of jth row, the element of jth row to the corresponding element of ith row। अब एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे है, यही सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा क्या यूज होने वाला है, यही सबसे ज्यादा आपको यूज होने वाला है यहाँ पे। और आप आगे इन्वर्स पढ़ेंगे तो भी इन्वर्स आपको इस प्रॉपर्टी का यूज बहुत मिलेगा वहाँ पे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है। यहाँ पे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा कम समझ आए, बट क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको पूरा क्लियर कट समझ आएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए देखिए, इसके बाद थोड़ा सा कर लेते हैं। जैसे सपोज करिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को समझाते हैं। जैसे आर आई, सपोज करिए आपने एक 3x3 का मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट लिया है, ये आपका R1 रो है, ये आपका R1 रो है। अब इस R1 रो में, और ये सपोज करिए आपका R2 रो है, R2 रो है, तो इस R1 रो में
हो क्या रहा है, ये कह क्या रहा है कि आप R1 रो को चेंज कर रहे हैं और यहाँ पे, यहाँ इस प्लेस पे, ये जो प्लेस है, ये ध्यान रखिएगा सबसे इम्पॉर्टेंट, ये जो प्लेस है यहाँ पे हमेशा जो यहाँ पे होगा वही लिखाएगा। आप किसी को ऐड कर रहे हैं, कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो भी इस वाले प्लेस पे हमेशा जो यहाँ पे जिस रो को आप चेंज कर रहे हैं हमेशा यहाँ पे वही आएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसको उठा के यहाँ रख दें और इसको उठा के यहाँ रख दें। ये तो एडिशन है, ठीक है, फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। सब्सट्रैक्शन आएगा तो प्रॉब्लम होने लगेगी। लेकिन आप अगर एक पैटर्न को फॉलो करते हुए चलेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन ईजिली लग जाएंगे। और ये सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए नहीं, आपके हर क्वेश्चन के लिए ये चीज़ बताई जा रही है। इसीलिए हमने बोला कि इस चीज़ को आप चेंज मत करिएगा, यहाँ पे हमेशा वही आएगा जो यहाँ पे होगा। मतलब जिस रो को आप चेंज कर रहे होंगे यहाँ पे हमेशा वही लिखिएगा, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कन्फ्यूज़न नहीं होगा, बस इसीलिए इस चीज़ को बताया जा रहा है। अब हम R1 में चेंज करें तो यहाँ पे हमेशा क्या आएगा, R1 आएगा। प्लस कर क्या रहे हैं, आप सपोज करिए R2 में लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम लैम्डा 2 ले लेते हैं। सपोज करिए हम R2 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब R1 में चेंजिंग हो रही है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे, ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट तो आप लोगों को पीछे बताया जा चुका है मैट्रिक्स में ही। जैसे ये A11 है तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, A12 होगा। तो जब आप चेंजिंग करेंगे, ये वाला अप्लाई जब करेंगे, ये चीज जब चेंजिंग करेंगे तो A11 का A12 के साथ ही चेंजिंग होगा। समझ में आया? ये नहीं है कि किसी को भी कहीं से भी उठा के ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, आपको देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा होगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ठीक। लास्ट क्या है, RI लैम्डा to denote the multiplication of all elements of ith row by lambda। ये इंपॉर्टेंट है, ith रो बाय लैम्डा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सपोज करिए एक 3x3 का मैट्रिक्स है, सॉरी डिटर्मिनेंट है, और आप इस R1 रो में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई, किसी भी कांस्टेंट से, -2 भी हो सकता है, -3 भी, किसी भी कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सपोज करिए आप इस R1 में किसी कांस्टेंट, सब मान लेते हैं -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप उसको डिनोट कैसे करेंगे, ये जो लिखवाए जा रहे हैं वो एक नोटेशन ही है, तो आप डिनोट कैसे करेंगे, 3R1 लैम्डा। अब ये चीज जो ये यहाँ पे लिखा है उसको इस R1 में अप्लाई कर देंगे। मतलब होगा क्या कि R1 चेंजेस टू 3R1, कहने का मतलब ये है। अब जितनी भी चीज़ें बोर्ड पे लिखी हुई हैं ध्यान से देख लीजिए सारी चीज़ों को। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाउट डालिए, और कहीं पर कुछ नहीं समझ आया है तो वो भी पूछ सकते हैं आप। इस चीज़ को बताने का पूरा पर्पज़ ये था कि आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। इसको आप तैयार रखेंगे तो आपके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप इस चीज़ को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। और एक चीज़ और बता दें, ये एक नोटेशन है जो क्वेश्चंस में यूज़ होगा, और जैसे ये रो के लिए बताया गया है सेम यही प्रोसेस कॉलम के लिए भी होता है, सेम यही नोटेशन कॉलम के लिए भी हम अप्लाई करते हैं, ठीक। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आपको बोर्ड पे 2 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। लिखा क्या है, प्रूव दैट x + y, y + z, z + x, z x y 1 1 1 इक्वल टू 0। आपको एक डिटर्मिनेंट दिया है 3x3 का, और उसके इक्वल क्या प्रूफ करना है, 0 प्रूफ करना है। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा, और जिस पैटर्न में ये सॉल्व हो रहा है, किस तरीके से सॉल्व हो रहा है, वो तरीका आप सीखिए ताकि आप आगे के बाकी क्वेश्चंस को खुद प्रैक्टिस कर सकें। देखिए कैसे हो रहा है, प्रूफ करना है। इसको आप डिटर्मिनेंट डेल्टा इक्वल टू लेट कर लीजिए। लेट, लेफ्ट हैंड साइड को लेट करिए, आपको राइट हैंड साइड लेके आना है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड को नोट करते हैं, x + y, y + z,
z प्लस एक्स, z x y 1 1 1। चलिए देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। अब ध्यान से देखिए, ऊपर x प्लस वाई दिख रहा है, यहाँ पे y प्लस जेड दिख रहा है, यहाँ पे z प्लस एक्स दिख रहा है। सब में एक एक टर्म मिसिंग है। एक एक टर्म का मतलब x y z तीनों की अगर बात करें तो सब में एक एक मिसिंग है, लेकिन नीचे वो चीज है जो मिसिंग है, वो चीज नीचे है। जैसे यहाँ x प्लस वाई है, z मिसिंग है, तो नीचे z दिया हुआ है। अगर हम इस z को उठा के इसके साथ ऐड कर दें तो क्या x प्लस वाई प्लस z हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। वैसे ही इसमें x हो जाएगा और इसमें y हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो दिख रहा है हमें, और ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी पता चल जाएगा। यहाँ पे आप करेंगे क्या, आप लिखिए कि R1 चेंजेस टू, हमने बोला था जिसको चेंज करते हैं वही चीज हमेशा यहाँ आती है। R1 में चेंजिंग हो रही है, R1 चेंजेस टू R1, और उसमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। हम R2 को ऐड कर रहे हैं उसके साथ, तो प्लस R2। हमें किसी मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं, इसलिए हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। अब ये काम करते हैं, चलिए देखिए। डेल्टा इक्वल टू जब ऐड करेंगे तो होगा क्या, x प्लस वाई, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं, ये भी बताया गया है। तो इसके करस्पॉन्डिंग z है तो प्लस z हो जाएगा। यहाँ पे y प्लस z प्लस x हो जाएगा, और यहाँ पे z प्लस x प्लस y हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे z x y 1 1 1 ये होगा। ठीक, अब ध्यान से देखिए, आपको कुछ दिखाई दे रहा है तो फर्स्ट रो में हर जगह x प्लस वाई प्लस जेड दिख रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि अगर किसी रो या कॉलम में एक ही चीज उस रो के हर एक एलिमेंट में दिखे तो उसको कॉमन किया जा सकता है। तो आप x प्लस वाई जेड को क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए। ठीक, उसको कॉमन कर लीजिए। हम यहाँ लिख देते हैं और फिर इस क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, इसमें x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन करते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या, 1 1 1 1 1 1, और नीचे क्या है, z x y, और थर्ड रो 1 1 1। अब यहाँ पे आपको एक चीज मिल गई जो कि क्वेश्चन को बहुत ही इजी बना देगी। क्या है वो, आपके R1 और R3 दो रो क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए। और आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है पिछली क्लास में कि अगर कोई दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। समझ में आया? तो आप यहाँ पे उस चीज को लिख दीजिए कि R1 and R3 are identical। समझ में आ, दो रो आइडेंटिकल हो गए, मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो आपका प्रूफ हो चुका। राइट हैंड साइड आपको क्या लेके आना था, 0 लेके आना था। तो ये आपका राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये चीज। नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहीं अगर कुछ नहीं समझ आया है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को और इसको इरेज करते हैं। और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें एक चीज आपको नीचे लिखी हुई है ओमेगा के बारे में। ओमेगा के बारे में कुछ डिटेल किया हुआ है कि ओमेगा क्या है। क्लास 11th में आप ओमेगा के बारे में पढ़ के आए होंगे आई होप, और नहीं पढ़े हैं तो मेरा लेक्चर देख लीजिएगा, अभी शूट होने वाला है इससे रिलेटेड। देखिए, अब ध्यान से देखिए, ओमेगा क्या है, ओमेगा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्लास 11th के कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में ओमेगा आपको मिला होगा वहां पे। तो अगर आपको याद हो तो होता क्या है, जो यहाँ पे अप्लाई होने वाला है, होता क्या है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। यही बात यहाँ पे अप्लाई होने वाली है, यही चीज यहाँ पे अप्लाई
होने वाली है। हम इसको यहाँ लिख देते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको मिल जाएगा। होता क्या है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपका फॉर्मूला है। अच्छा, हमें लेके भी क्या आना है, 0 ही लेके आना भी है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले लेट करते हैं डेल्टा इक्वल टू, डिटर्मिनेंट को डेल्टा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। डी ई टी कैपिटल ए आप उससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको डिनोट करना सिखाया गया है कि कैसे कैसे किया जाता है। तो डेल्टा इक्वल टू लेट करते हैं 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। ठीक, ये आपका एक 3x3 का डिटर्मिनेंट है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, आप चाहे रो चाहे कॉलम किसी के भी अकॉर्डिंग अगर तीनों को ऐड कर दें आपस में, मतलब अगर आप फर्स्ट रो में सेकंड और थर्ड को ऐड कर दें, सॉरी कॉलम को, या फिर फर्स्ट रो में सेकंड और थर्ड को ऐड कर दें, या फिर कॉलम में फर्स्ट कॉलम या सेकंड कॉलम को ऐड कर दें, तो हर जगह आपका ये टर्म बनता हुआ दिखाई देगा आपको 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। चलिए अगर हम यहाँ पे वो चीज़ करते हैं तो होगा क्या, देखते हैं। आप पिछले में क्वेश्चन में आप रो वाइज अप्लाई किए थे, इसमें कॉलम करते हैं। चलिए, पिछले क्वेश्चन में रो वाइज करना जरूरी इसलिए भी था क्योंकि कॉलम वाइज वो होता नहीं। आप यहाँ पे लिखिए C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक, ऐड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा। ये तो आपका केवल C1 हो गया। आगे क्या दिया हुआ है, ओमेगा स्क्वायर 1। यहाँ पे क्या दिया है, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। ठीक, अब यहाँ ध्यान से देखिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होती है वैल्यू, 0। अब इसकी जगह क्या रख दे, 0। यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, सब जगह क्या पुट कर दे, 0। देखिए इधर सॉल्व कर रहे हैं, 0 0 0 सब जगह होगा, और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ऐसे ही उतरेगा। अब आपको फिर से पता है डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी कि अगर डिटर्मिनेंट का कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम के हर एक एलिमेंट अगर 0 है तो आपके पूरे होल डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो डिटर्मिनेंट की होल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आपको वही तो प्रूफ करके लेके आना था। देखिए यहाँ पे 0, ये आपने LHS को सॉल्व किया और आपका आ क्या गया, RHS। ठीक, क्लियर हुआ कैसे कैसे सॉल्व हुआ है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, एक चीज और आपको कुछ हम पैटर्न बता देते हैं डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, जिससे कि आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आप वो पैटर्न सीखिए, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। पैटर्न क्या होता है, पैटर्न ये है कि आपको डिटर्मिनेंट में जब आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम जीरोस बनाने होते हैं। मैक्सिमम जीरोस, रो या कॉलम कहीं पे भी अगर आपको दिख रहा है कि जीरोस बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जीरोस बनाइए। अच्छा, जीरो बनाने से पहले आपको 1 बनाना होगा। 1 बनाने का मतलब ये है कि अगर आप सपोज करिए कि आपका एक रो में 1 बना है और उसी के करस्पॉन्डिंग दूसरे रो में उसी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के नीचे भी 1 है, और अगर आप उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 0 ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो मेन फोकस आपका डिटर्मिनेंट में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में क्या होना चाहिए कि आप सबसे पहले तो ढूंढिए कि अगर कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कुछ कॉमन मिल रहा है तो कॉमन करें, या फिर डायरेक्टली अगर कॉमन मिल रहा है तो सबसे पहले कॉमन निकालें, और कॉमन निकालने के बाद अगर 1 बन गया, जैसे ही 1 बना, आप अगर सब किसी रो या किसी कॉलम को आपस में सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0 बन रहा है तो तुरंत 0 बना दीजिए। और अगर 0 आपने तुरंत बना दिया और एक्सपेंड करेंगे तो वो आपका बहुत ही ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मतलब आपका फोकस क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जीरोस बनाना।
समझ आया? आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इसको नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है विदाउट एक्सपेंडिंग शो दैट बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी बी प्लस सी। सेकेंड रो में सी स्क्वायर ए सी प्लस ए। थर्ड रो में ए स्क्वायर बी ए प्लस बी इक्वल टू प्रूफ क्या करना है, जीरो। जीरो लेके आना है। ठीक, चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप इसको लेट करिए डेल्टा इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड को आप नोट करिए। ठीक, क्या होगा, बी स्क्वायर बी सी बी प्लस सी, सी स्क्वायर ए सी प्लस ए स्क्वायर ए बी ए प्लस बी। ध्यान से सुनिए। अच्छा, आप इसको जितने पीछे कराए गए हैं वो भी और खुद इसको भी आप इसको एक्सपेंशन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन उससे आपको बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत वो टाइम टेकन होगा और हो सकता है कि लास्ट में सॉल्व करने में भी दिक्कत होने लगे। इसलिए ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ाई जाती है। और यहाँ पे वर्डिंग लिखी हुई है विदाउट एक्सपेंडिंग, मतलब बिना एक्सपेंड किए। आपको प्रीवियस क्लासेस में एक्सपेंशन सिखाया जा चुका है, लेकिन इन सब क्वेश्चंस को विदाउट एक्सपेंडिंग आपको सॉल्व करना है। इसलिए हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं और अप्लाई करते हैं। देखते हैं इसको कैसे लगाना है। यहाँ ध्यान से देखिए, बी स्क्वायर बी सी बी प्लस सी, कमी किसकी दिख रही है, ए की कमी दिख रही है ना। तो आप करिए क्या कि मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब R1 में ए से R2 में करते हैं मल्टीप्लाई। किससे करना है, R1 को चेंज करेंगे और ए से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमा R2 को चेंज करेंगे और R2 में बी से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड R3 को चेंज करेंगे और R3 में C से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, चलिए ये काम जो लिखा है यहाँ पे करते हैं। A R1 है, मतलब A R1 मल्टीप्लाई करते हैं, होगा क्या, A B स्क्वायर C स्क्वायर ए बी सी, और यहाँ दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा ए बी प्लस ए सी। यहाँ पे B से मल्टीप्लाई करना है, B C स्क्वायर ए स्क्वायर, आगे B C ए। ध्यान से देखिए तो ए बी सी ही है, यहाँ पे बी सी प्लस बी ए। यहाँ पे C से मल्टीप्लाई करना है, C ए स्क्वायर सी ए बी, ये भी ए बी सी ही है, और C से मल्टीप्लाई करें तो सी ए प्लस सी बी, ये होगा। ठीक, अच्छा आपका C2 दिखाई दे रहा है, C2 में कुछ कॉमन भी हो रहा है क्या, ABC। C2 में से ABC को क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए। C2 में से ABC को कॉमन करते हैं और फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। चलिए कॉमन कर रहे हैं कहाँ से, C2 में से ABC को कॉमन करते हैं। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया है तो किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी तो करते हैं। अगर R1 में A से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ A से डिवाइड भी होगा बाहर, R2 में B से मल्टीप्लाई किया है तो B से डिवाइड भी होगा, और R3 में C से मल्टीप्लाई किया है तो C से डिवाइड भी होगा। समझ में आया? यहाँ पे वो चीज आप नोट करिए जो पहले था। अब ये ए बी सी कहाँ से कॉमन किया था, C2 से, एंड यहाँ ध्यान से देखिए तो ए बी सी यहाँ से भी कॉमन हो रहा है, मतलब एक बार कॉमन आपको और लेना है ए बी सी को। अब जो बचा है वो नोट डाउन करते हैं। देखिए यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ ए बी सी कॉमन क्या है, यहाँ बच जाएगा बी सी, है ना, बी सी बच जाएगा। यहाँ पे ए बी सी कॉमन है, सी ए बच जाएगा, और यहाँ पे ए बी बच जाएगा, और यहाँ पे तो टोटली कॉमन है तो 1 1 1 ये होगा। और ये जैसे है एज इट इज नोट कर लीजिए, ए बी प्लस ए सी, आगे बी सी प्लस बी ए और सी ए प्लस सी बी, ये होगा। अब ध्यान से देखिए आप, ये चीज एक बार इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, बचा क्या केवल ए बी सी। और
अगर हम इसको उठा के इसमें ऐड कर दें, इस फर्स्ट कॉलम को उठा के थर्ड कॉलम के साथ कर दें, तो थर्ड कॉलम के हर एक एलिमेंट सेम हो जाएंगे। मतलब आपको ऐड करना है इसमें, और चेंजिंग किसमें करनी है? चेंजिंग करनी है C3 में। C3 चेंजेस टू C3 प्लस C1। समझ में आया? चलिए ऐड करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। और यहाँ ABC बाहर बचा हुआ है, तो डेल्टा इक्वल टू ABC जब ऐड करेंगे तो होगा क्या? इसको इसके साथ ऐड कर रहे हैं BC, ये चेंजिंग जिसमें होगी वो उसी को बस चेंज करते हैं, ये तो एज इट इज रहेगा। CA और AB 1 1 1 जब ऐड करेंगे तो होगा क्या? पहले इसको लिख लीजिए क्योंकि आपने C3 लिखा है, प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं AC प्लस BC। फिर नेक्स्ट BC प्लस BA प्लस CA, आगे CA प्लस CB प्लस AB। अब आप ध्यान से देखिए, AB AC BC है, आगे देखते हैं AB AC BC है, आगे AB AC CB है, सब में सेम चीज। इसको आप क्या कर लीजिए? पूरा टोटली कॉमन कर लीजिए। समझ में आया? जब आप कॉमन करेंगे तो होगा क्या? ABC तो पहले से था, और कॉमन करके बाहर क्या निकलेगा? बाहर निकलने वाला है AB प्लस AC प्लस BC। बच क्या जाएगा? अब जो बचेगा वो 0 होने वाला है, कुछ बचा नहीं है। जो आपका फर्स्ट रो में बचेगा, हम यहाँ लिख देते हैं इसको, या फिर आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम उसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। आप इसको एक काम करिए, सबसे पहले नोट डाउन करिए, फिर हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं, इधर का मिटा देते हैं। यहाँ पे इसको कॉमन करते हैं, होगा क्या? डेल्टा इक्वल टू ABC पहले से था, AB प्लस BC प्लस CA। बच क्या जाएगा डिटर्मिनेंट में? BC और CA AB ऐसे ही रहेगा, ये 1 1 1 भी ऐसे रहेगा, और वहां पे कॉमन कर लिया है तो 1 1 1। कॉमन किस में से किया था? कॉमन आपने C3 में से किया था। मतलब अगर आपको यहाँ वर्डिंग लिखनी है तो टेकिंग आउट इतना फ्रॉम C3, ठीक, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे फिर से देखिए, C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल। आप ये वर्ड यहाँ लिखिए, C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल। और दो कॉलम या दो रो आपस में आइडेंटिकल होते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और यही क्या है? RHS। यही आपको प्रूफ करके लेके आना था। नोट डाउन कर लीजिए ये भी साइड का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करना है, प्रूफ करना है। -a² ABAC, सेकेंड रो क्या है? BA -B² BC, थर्ड रो AC BC -A², और प्रूफ करके लेके क्या आना है? 4A² B² C²। आपको ये चीज प्रूफ करके लेके आना है। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। लेफ्ट हैंड साइड नोट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और लेट करते हैं डेल्टा इक्वल टू -A² AB AC BA -B² BC AC BC -C²। अब ध्यान से देखिए, अभी तक पीछे जितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं वो बहुत ही इजी थे, ये भी बहुत ही इजी है, टफ नहीं है। अभी आज की क्लास में आपको बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बताए गए हैं, बहुत टफ नहीं है। इसलिए क्योंकि आप प्रॉपर्टीज अप्लाई करना सीख जाएं क्वेश्चंस में, इसलिए आपको बहुत इजी ही क्वेश्चन बताए गए हैं। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट रो में कुछ कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल A कॉमन है, सेकेंड रो में B कॉमन है, और थर्ड रो में
सी कॉमन है, तो जहां से जो कॉमन मिल रहा है वहां से उसको कॉमन निकाल लेते हैं। मतलब टेकिंग आउट, आप यहां पे वो चीज लिख दीजिए, टेकिंग आउट A, B and C from R1, R2 and R3 respectively. अच्छा, common from R1, R2 and R3 respectively. ठीक, कॉमन करते हैं, देखते हैं। यहाँ कॉमन करेंगे, ए बाहर आएगा, यहाँ से बी और यहाँ से सी, जो बचा वो नोट डाउन कर लेते हैं। क्या बचा? माइनस ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, यहाँ पे बी कॉमन है तो ए बचा, माइनस बी और यहाँ पे बी कॉमन है तो सी बचा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी कॉमन है, ए बचेगा, आगे सी कॉमन है, बी बचेगा और यहाँ पे माइनस सी। इतना हुआ। अब फिर से आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा कॉलम वाइज, है ना। फर्स्ट कॉलम से ए, सेकंड कॉलम से बी और थर्ड कॉलम से सी कॉमन दिखाई दे रहा है। मतलब आप फर्स्ट कॉलम से ए को कॉमन करेंगे और सेकंड से बी को और थर्ड से, मतलब फिर से यही वर्डिंग, बस किसके वाइज? कॉलम वाइज। तो टेकिंग आउट ए, बी एंड सी कॉमन फ्रॉम, कहाँ से कॉमन है? कॉमन फ्रॉम C1, C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली। ठीक, कॉमन करते हैं। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ABC पहले से था, उसको नोट डाउन करिए। और कॉमन क्या है? जो कॉमन है उसको कॉमन करते हैं। A कॉमन है, B कॉमन है और C कॉमन है। जो बच गया उसको लिखते हैं -1 1 1, -1 1 1, यहाँ पे 1 -1 1 और यहाँ पे 1 1 -1, ये बचा। अब ध्यान से देखिए, अभी हमने कुछ देर पहले ही ये बोला था कि आप ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करिए कि 1 बन जाए। हमारा 1 बन चुका है। अब जब 1 बन चुका है तो आप सब्ट्रैक्ट करिए या ऐड करिए, जिस भी तरीके से 0 बना सकते हैं 0 बनाइए। अब अगर इसको इसके साथ ऐड कर दे, इसको इसके साथ ऐड कर दे तो 0 बन जाएगा। यहाँ देखिए -1 + 1 0 हो जाएगा, +1 -1 0 हो जाएगा। चलिए तो करते क्या है कि C1 चेंजेस टू C1 + C2 एंड C3 चेंजेस टू C2 चेंजेस टू, आप किसी भी दो को कर सकते हैं, C2 + C3, ये करते हैं। ABC पहले से था और इनको स्क्वायर कर दीजिए, तो आप लिख सकते हैं A² B² C² लिखा जा सकता है। आगे अब आपको जो चेंजिंग करनी है वो करिए। इसमें से इसमें इसको ऐड करना है। जब यहाँ ऐड करेंगे इसको 1 के साथ तो हो जाएगा 0, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0, यहाँ पे ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2। ठीक, C2 + C3 करेंगे तो इसमें ऐड कर यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ प्लस माइनस, क्योंकि -1 और +1 करेंगे 0 हो जाएगा, -1 और +1 करेंगे 0 हो जाएगा। इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, एज इट इज नोट कर दीजिए। समझ में आया? हमने इसको ऐड करके और यहाँ पे वैल्यू लिख दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बस आपको एक्सपेंशन करना है। आपको जो प्रूफ करना है वो आपका आंसर आ जाएगा। अब हम किसी के भी अकॉर्डिंग, अच्छा एक्सपेंशन भी किसके अलोंग करना रहता है? जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज रहते हैं। हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज किस में दिख रहे हैं? C1 में और C2 में। तो हम C1 के अलोंग एक्सपेंशन कर देते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग C1। ठीक, A² B² C² पहले से था। और आई होप आप लोगों को यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो हम वो चीज यहाँ लिखते हैं। इसको इरेज करके सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, इसको एक्सपेंशन करना है।
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, पहले से था, इसको नोट कर लेते हैं। C1 के अलॉन्ग एक्सपेंशन करना है, पीछे आपको एक्सपेंशन सिखाया गया है कि कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या है, 0 है और चलता कैसे है, प्लस माइनस प्लस, ये भी बताया गया है। क्यों प्लस माइनस ये भी सिखाया गया है। तो प्लस 0 हो जाएगा, 0 के साथ कुछ भी मल्टीपल में रहे खत्म, 0 हो जाएगा, माइनस 0 यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 2 है। ठीक, अब ध्यान से देखिए, अब 2 है तो इसके सामने का रो और कॉलम कवर करेंगे, और कवर करने के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, जो भी दिख रहा है बस उसी को आप नोट डाउन कर लीजिए। आपको क्या दिख रहा है, 2 0 1 1, 2 0 सॉरी 1 2 1 0 1, यही है। और इसको तो सिखाया गया है ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 1 जा 2 और ये खत्म, 0 हो जाएगा, और यहाँ से 2 केवल बाहर निकलेगा, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा। मतलब 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आपका क्या आ गया, RHS प्रूफ हो गया आपका। चलिए, आज के लिए इतने क्वेश्चंस बहुत हैं, आप आगे और अपनी बुक से प्रैक्टिस करते रहिएगा, जो भी आपके पास बुक है। नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस और आप लोगों को कराए जाएंगे, उसमें लेवल थोड़ा सा अप रहेगा क्वेश्चंस का। आज बहुत ही बेसिक क्वेश्चन बताए गए हैं, तब तक इतने क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर आपका कोई डाउट हो तो वो डाउट भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।